हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम सीखते हैं बायोलॉजी एक सिंपल वे के अंदर। तो जिस तरह से टेस्ट सीरीज हमारी कंटिन्यू थी, ओके, वैसे उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था क्योंकि थोड़े हमारे टेक्निकल इश्यूज थे। तो हम जो चैप्टर नंबर 2 की जो सॉल्यूशन के ऊपर आपका पेपर था वो थोड़ा सा लेट डाला गया, बट यहाँ से आपका कंटिन्यू आता रहेगा। ओके, सो वो इश्यू सॉल्व हो गया। तो चैप्टर नंबर 1 जो था सॉलिड स्टेट, ओके, उसके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज ली हुई है। अगर आपने वो अभी तक चेक नहीं की तो प्लीज चेक कर लीजिए, लिंक विल बी इन द गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, और ये जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, इसके सॉल्यूशन, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर ये भी अपलोड हुआ हुआ है। ओके, ये भी देख लीजिए पहले, और बाद में उसको 1.5 घंटे में सॉल्व करके देखिए। ओके, एंड उसके हिसाब से आप मार्क्स कैलकुलेट करके देखिए। और हम मार्क कैलकुलेट करके देखने के बाद में उसके अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में मेंशन कर दिए, सर मुझे इतने में से इतने आ रहे हैं। ओके, और एक आपका सबसे पहले इस चैप्टर के सॉल्यूशन के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि इसके जो कोई भी प्रॉब्लम्स है, ओके, न्यूमेरिकल्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ओके, ये सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी इसके चैप्टर के जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल थे, इसके सॉल्व न्यूमेरिकल के वीडियो, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, इसकी टेस्ट सीरीज का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन थे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे 2 मार्क के लिए, मीन्स 1 लाइन क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओके, 1 और एनी 3, यानी कि आपको तीन में से कौन से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एनी 3 करने थे। ओके, 6 मार्क के लिए 2 मार्क के क्वेश्चन थे, एंड 3 मार्क के क्वेश्चन था जिसमें कि 2 सॉल्व करने थे 6 मार्क के लिए, एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वेयर 4 जितने दिए हुए थे, यानी कि 3 दिए हुए थे तो 3 सॉल्व करना था। ओके, सो चलिए हम इसमें से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये जो 2 छोटे छोटे, इसको फटाफट कर लेते। सबसे पहले था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन इज, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आप इसके बारे में आपको पता है क्या? नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ओके, अमाउंट यानी कि अमाउंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो यहाँ पर एक था वेपर प्रेशर, नेक्स्ट ऑप्शन था बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था ऑस्मेटिक प्रेशर, एंड फोर्थ था फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो आपको ये चारों के चारों ऑप्शन आपने सुने हुए लगते होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग के बारे, यानी कि इस चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट भी दिया होता, फ्रीजिंग के पॉइंट के बारे में भी दिया होता, वेपर प्रेशर के बारे में दिया होता, बट एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ऑस्मेटिक प्रेशर है। ओके, ऑस्मेटिक प्रेशर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट इलिवेट होना, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, इलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ओके, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड वेपर प्रेशर में भी क्या? चेंज इन द वेपर प्रेशर, ओके, ऑफ अ सॉल्यूशन, चेंज इन द वेपर प्रेशर कितने से चेंज होता है, या फिर रिलेटिव वेपर प्रेशर। ओके, रिलेटिव, किसी के रिलेटिव वेपर प्रेशर, ये क्या होता है? अगर यहाँ पे रिलेटिव वर्ड होता तभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती। ओके, सो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि चारों दिए हुए हैं, बट इसमें से ऑप्शन सिर्फ सी क्यों है, यानी कि अपना ऑस्मेटिक प्रेशर क्यों है? क्योंकि ऑर्डर जो है ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट तो है बट पूरा का पूरा करेक्ट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द लिविंग सेल कंटेन द सोल्यूशन। ओके, लिविंग सेल कंटेन द सोल्यूशन, उसमें लिविंग सेल में क्या है? सोल्यूशन है आइसोटोनिक विद 0.3 मोलर शुगर सोल्यूशन, यानी कि 0.3 मोलर का जिसका शुगर सोल्यूशन अगर लिया, उतने मोलर क्या है, उतने ही मोलरिटी में लिविंग सेल में उतना कैसा रहेगा? सोल्यूशन रहेगा। ओके, यानी कि लिविंग सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया फिर? 0.3। व्हाट इज द ऑस्मेटिक प्रेशर डेवलप? ओके, ऑस्मेटिक प्रेशर कितना डेवलप होगा? व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.1 मोलर KCl solution ऑफ बॉडी, KCl solution एट अ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बाद में 0.1 मोलर अगर KCl solution में अगर ये रखी सेल तो इसका यानी कि इसका ऑस्मेटिक प्रेशर कितना होगा? तो ऑस्मेटिक प्रेशर कैसा होगा? अभी यहाँ पे देखिए 0.1 मोलर सोल्यूशन में ऑफ KCl, अब 0.1 मोलर KCl है, KCl में I की वैल्यू कितनी होगी? फिर I की वैल्यू कितनी होगी? 2। सो I की वैल्यू अगर 2 हो गई
तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कितना आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई विल बी इक्वल टू, अब सॉल्यूशन क्या करेगा, दोनों इसमें, यानी कि फर्स्ट टाइम इसका प्रेशर निकालना पड़ेगा, ओके 0.3 मोलार के साथ, एंड 0.2 मोलार के साथ इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बाद में, है कि नहीं। एट अ बॉडी टेम्परेचर कितना है 310 केल्विन, ओके। यानी कि क्या, अब हमें निकालना पड़ेगा ये जो दोनों प्रेशर है, उस दोनों को प्रेशर का अगर हमने डिफरेंस निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर। सो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पाई विल बी इक्वल टू I1C1, ओके, माइनस I2C2 लिखे माइनस I1C1, ओके, I1C1 इंटू R इंटू टी, है कि नहीं। यानी कि अगर आपने I1C1 यानी क्या, आई की वैल्यू शुगर में, आई की वैल्यू शुगर के कंटेंट में कितनी होगी, फिर शुगर के कंटेंट में आई की वैल्यू कितनी होगी, फिर आई की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, क्योंकि शुगर ये एक आयोनिक सोल्यूशन है क्या, नहीं है। सो अगर आपने लिखा इसको तो 0.3 इंटू 1 माइनस 0.1 इंटू 2, ओके, 0.1 इंटू 2 किसके लिए, केसीएल सोल्यूशन के लिए, ओके। आर की वैल्यू कब एटमॉस्फेयर के टर्म में कितनी आती, 0.082, ओके, इंटू वर्ल्ड टेम्परेचर 1310। सो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या, 2.45, ओके, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। ये आंसर नहीं है, गलत आंसर दिया हुआ छापा हुआ है, ओके। एक्चुअल आंसर ये 2.54, ओके। मैंने कैलकुलेट करके देखा, बाद में मैंने इसको टैली किया क्योंकि मेरा आंसर गलत हो रहा था, तो यहाँ पे 2.454 ये इसका आंसर है, ओके। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम फॉर फूड, ओके। अब क्या हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर, हमने क्या पढ़ता है कि कुकर में अगर हमने कोई भी लगाया तो वो जल्दी कुक हो जाता है। तो ये क्यों होता था, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करता है और वो प्रेशर क्या करता है फिर, यानी कि क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी से आने नहीं देता, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज इलिवेटेड इन द कुकिंग, ओके, क्योंकि कुकिंग में बॉइलिंग पॉइंट उसका इलिवेट होता है। क्योंकि अब देखे कुकर है, कुकर में क्या रहता है, हमारा वाटर रहता है एंड अपना फूड सब्सटेंस रहते हैं, है कि नहीं। सो यहाँ पे देखिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्या, यहाँ पे वेपर यहाँ पर आ गए और यहाँ पर का वेपर प्रेशर कितना हो गया, सेम हो गया, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ अबो एयर ये अगर सेम रहा तो क्या कहते हैं हम, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ओके। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में उसकी वेपर्स तैयार होंगे। बट अगर इसका यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया, ओके, और इसका प्रेशर हमने बढ़ाते रहे, ओके, फर्स्ट टाइम वेपर निकले और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, नेक्स्ट टाइम अगर वेपर निकले तो यहाँ पर कैलकुलेट हो गए, यानी कि क्या, एक्चुअल में यहाँ पर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यानी कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 हुआ, ओके, तो ये नेक्स्ट टाइम, ओके, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 कहाँ पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बट यहाँ पर का प्रेशर क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। सो यहाँ पर का प्रेशर अगर हम बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इलिवेट होता है, ओके। क्यों इलिवेट होता है, आपको सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, when it will be equal to the osmotic when vapor pressure of the liquid equals to the atmospheric pressure, okay। बट यहाँ पर का atmospheric pressure पहले से ही बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया तो उसमें खाना जल्दी पक जाएगा, ओके। सो बॉइलिंग पॉइंट वाज ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज, इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ओके, ये करेक्ट नहीं है। फॉर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया एंड 0.005, ओके, ये 0.005 चाहिए, 0.005 मोलर ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन, ओके। सो इसके लिए गलत क्या चीज़ है, यानी कि 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन है, 0.05 मोलर ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन है, इसमें क्या गलत है आपको निकालना है, क्या गलत नहीं है, नॉट करेक्ट, ओके। क्या गलत है इसका मतलब, ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिटेड बाय द यूरिया सोल्यूशन इज हायर देन द सुक्रोज सोल्यूशन, ओके। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, CRT, है कि नहीं। RNT तो कांस्टेंट है, C चेंज है यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज है। यहाँ पे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 0.1 है, एंड इसका सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन 0.05, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो करेक्ट है, ये क्वेश्चन करेक्ट है, ओके, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, यूरिया सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू द सुक्रोज सोल्यूशन, ओके, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ओके। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन लगाए हुए थे, आपको पता है क्या क्या रहता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, टोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब जब कभी भी किसका सोल्यूशन हाइपरटोनिक रहता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है,
दूसरे से, ओके, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है दूसरे से, उसको क्या, उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, यानी कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर 0.5 मोलार 0.05 मोलार है, ओके, 0.1 मोलार है, ओके, तो यहाँ पे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किससे, सुक्रोज से। सो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज से ज्यादा होने के कारण उसे क्या कहते हैं हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ओके, ओवर किसके ऊपर, सुक्रोज सोल्यूशन के ऊपर हाइपरटोनिक नहीं। आइसोटोनिक यानी क्या, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सिमिलर है। ओके, और नेक्स्ट है हाइपोटोनिक यानी क्या, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है विथ रिस्पेक्ट टू अदर। जिस तरह से अगर यहाँ पे कहे तो सुक्रोज सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, ओके, सुक्रोज सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू यूरिया सोल्यूशन। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है दे आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन है क्या, नहीं है। ओके, ये गलत आंसर था जो कि हमें पूछा गया था, नॉट करेक्ट। ओके, सो वन आंसर क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वन आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट की सोल्युबिलिटी यानी क्या होती है। अब ये तो हमें पता है, सोल्यूट की सोल्युबिलिटी यानी कि क्या, वो कितना डिजोल्व होता है, यानी कि क्या, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड, यानी कि है कि नहीं, यानी कि कौन से भी लिक्विड में कितना वो डिजोल्व होता है, किसी यूनिट लिक्विड में। सपोज हमने यूनिट लिख दिया। ओके, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट, यानी कि क्या, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन अ वाटर बट इट इज हाईली सोल्यूबल इन अ ब्लड। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। ओके, सो स्लाइटली सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिस तरह से कहते हैं तो एयर में, ओके, एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, बट ब्लड में देखे तो ब्लड में एटमॉस्फेरिक वहां पर का प्रेशर कितना है, थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। सो इसलिए क्या कहते हैं हम, नस फट गई, क्योंकि वहां पर का प्रेशर अगर ज्यादा नहीं होता तो क्या होता, तो वो दब जाती है कि नहीं, तो वहां पर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए क्या कहते हैं वहां पर की सोल्युबिलिटी ज्यादा है। सो सोल्युबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ब्लड में प्रेशर, जो ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ओके, क्लियर हो गया। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, द प्रेशर ऑफ द गैस ऑक्सीजन, द प्रेशर ओवर द ऑक्सीजन गैस इन द ब्लड इज हायर। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 था, स्टेट एंड एक्सप्लेन द राउट लॉ। ओके, राउट लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है। राउट लॉ किसके रिलेटेड है, ओके, राउट लॉ किसके रिलेटेड है, ये वेपर प्रेशर के रिलेटेड है। ओके, सो इसका हम आंसर देखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन को देख लेते। व्हाट इज द आइडियल गैस, ओके, व्हाट इज द आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस, ये भी देख लेंगे हम, इसका आपको 2 मार्क के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट है फिश जनरेटेड, ओके, ये भी आपको क्वेश्चन बाद में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, ये आपको सभी का सभी आपको देख सकते हैं आप डायरेक्टली बुक में और देख सकते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये वाला। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राउट्स लॉ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड नेक्स्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस जो सोल्यूशन रहते हैं उसके एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन द राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है। ओके, अब अगर आपको पता नहीं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। स्टेटमेंट क्या कहता है राउट्स लॉ का, कि इस स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अगर हमने कांस्टेंट रखा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर यानी क्या, अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, ओके, अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो उसमें का एक कंपोनेंट, ओके, उसका प्रेशर, ओके, उसका वेपर प्रेशर, ओके, ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन में से जो कोई भी कंपोनेंट होगा वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल यानी क्या, सॉलिड टू लिक्विड जाने वाला। सो उसमें से कौन सा भी उसका वेपर प्रेशर इन द एयर, ओके, ओके, ये पूछा गया है, पार्शियल प्रेशर, इसे पार्शियल वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर, ओके, ऑफ अ प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, सो पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि क्या, अगर आप देखें, ओके, अगर इसका सॉल्यूशन बनाया किसी भी कंपोनेंट का, सपोज हमने क्या बनाया, जो वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये टाइप ऑफ सोल्यूट है, ओके, ये टाइप ऑफ सोल्यूट है जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया, ये जो है ये कैसा है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल यानी क्या, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता रहता। ओके, सो यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता रहता। अब इसका वेपर प्रेशर इन एयर,
ओके, इसका यहाँ पर अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में जब ये तैयार होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में जब ये तैयार होता है तब इसका वेपर प्रेशर P ये किसके प्रोपोर्शन है, यानी कि इसकी वैल्यू ये कैसे होगी, विल बी इक्वल टू P1 नॉट, ओके, पार्शियल प्रेशर उसका इंटू द मोल फ्रैक्शन, उसके कितने मोल्स है सॉल्यूशन में। अब ये पी नॉट यानी कि क्या, अगर आप देखिए इसका अगर सॉल्यूशन नहीं बनाया, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं बनाया तो प्योर फॉर्म में ये कितने वेपर फॉर्म करता है, ओके, प्योर फॉर्म में ये कितने वेपर फॉर्म करता है, ओके, उसे क्या कहते हैं हम, उसका प्योर यानी कि P1 नॉट, ओके, P1 नॉट किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब ये प्योर फॉर्म में होता है। अगर इसका सॉल्यूशन बना दिया तो वो अपना पार्शियल प्रेशर डिस्क्राइब करेगा, ओके, वो अपना पार्शियल प्रेशर डिस्क्राइब करेगा, वो कितना होगा उसका प्योर फॉर्म में, ओके, उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर कितना है इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके कितने हैं मोल फ्रैक्शन, कितने मोल फ्रैक्शन यानी कि क्या, मोल्स टोटल उसके मोल, ओके, उसका मोल फ्रैक्शन यानी क्या उसके मोल एंड टोटल मोल्स, ओके, अपॉन टोटल मोल्स, उसे क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से कम रहती है, ओके, मोल फ्रैक्शन की कभी वैल्यू 1 से कम रहती है, ओके। अब इसको एक्सप्लेन करने को बोला है, अभी इसको एक्सप्लेन करने को बोला है, तो हमने तो पहले बता दिया, लेट P1 नॉट एंड P, ओके, P1 नॉट, ओके, P1 नॉट यानी कि मैं P1 बोल रहा हूँ, P नॉट एंड P विल बी द रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर फॉर्म, ओके, प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर हो गया, एंड वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, ओके, और नेक्स्ट इन सॉल्यूशन में क्या हो गया P, ओके, सो P1 नॉट किसके लिए प्योर फॉर्म में एंड P किसके लिए वेपर इन सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट है इसके बाद इसको कैसे डिस्क्राइब किया, अगर आप देखें तो इसके मोल फ्रैक्शन किसे रहते, अभी एज लाइक गिवन लॉ आपको ऐसा दिया हुआ है कि P विल बी इक्वल टू x इंटू P1 नॉट, ओके, P इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। अब यहाँ पे x1 क्या है, इज दिस नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन सोल्यूट, ओके। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है, कंसिडर द सोल्यूशन, ओके, कंसिडर द सोल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल कंपोनेंट, उसमें क्या दिया हुआ है, ओके, ए दिया हुआ है एंड बी कंपोनेंट है जो कि वोलेटाइल है। अब उसके मोल फ्रैक्शन हो गए, अगर इसका मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन x1 है एंड बी का मोल फ्रैक्शन अगर x2 है तो क्या होगा, अब यहाँ पे P1 नॉट किसका प्रेशर है, ए का, ओके, P2 नॉट किसका प्रेशर है, बी का, इन अ प्योर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट बताया हमने कि अगर हमने लिखा तो आपको पूरा का पूरा एकदम डिटेल में इसको कैसे लिख दिया, ओके, इसको डिटेल में आपने लिख दिया, जैसे कि ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो गया, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, ओके, एंड बी का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, बी का पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन, ओके, ये कितना हो गया, P2 विल बी इक्वल टू x2 P2 नॉट, ओके। द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ओके, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अगर देखे तो ये कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, ये बताया हुआ हमारा राउस लॉग में, ओके। सो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं, ओके। नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट इज मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज मीन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन यानी क्या, दोज हु फॉलो राउस लॉ, ओके, दोज हु फॉलो राउस लॉ, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी क्या, दोज हु डोंट फॉलो राउस लॉ, ओके, ओके, यानी क्या, द सॉल्यूशन विच ओबे राउस लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कौन सी भी इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा भी कॉन्सेंट्रेशन लो, कौन सा भी, अगर एकदम कम कॉन्सेंट्रेशन लिया तो भी ये फॉलो करेगा, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लिया तो भी फॉलो करता है, उसे क्या कहते हैं आइडियल गैस, ओके, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउस लॉ, ओके, अगर वो राउस लॉ को ओबे नहीं करता उसे क्या कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और भी यहाँ पे आप कंपोनेंट लिख सकते हैं, जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन एग्जांपल, ओके, और जैसे कि सॉल्यूशन का जो H डेल्टा H होगा वो कितना होगा, 0 होगा, डेल्टा V ये कितना होगा, 0 होगा, बट नॉन आइडियल में क्या रहता है, डेल्टा H एंड डेल्टा V ये क्या रहते हैं, नॉन जीरो रहते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, द फिश इज जनरली नीड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन फिक्स, ओके, उसको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लगता है कि कितना का लगता है इन वाटर एटलीस्ट 8.3 मिलीग्राम पर लीटर, यानी क्या सोल्यूशन अगर हमने 0.3 मिलीग्राम में अगर ऑक्सीजन होता तो उतना उसको फिश को लगता है सर्वाइव करने के लिए, ओके, यानी कि 3.8 मिलीग्राम इतना ऑक्सीजन लगेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ओके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन अबव द वाटर इज नीडेड फॉर सर्वाइव फॉर फिश, यानी कि क्या बाद में ऊपर कितना ऑक्सीजन लगेगा फिर, ओके,
या पार्शियल प्रेशर ऑफ द, अभी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एयर में रहता है कि नहीं, ये इसका कोई उसके अमाउंट में यानी कि इसका कोई पार्ट वाटर में सोल्यूबल होगा। ओके, ये किससे निकालते हैं हम, ये जो इक्वेशन है हम KH से निकालते हैं कि नहीं। KH किसके लिए डिफाइन होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ओके, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड से हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर का प्रेशर हमें निकालना है ऊपर वाला। ओके, कितना रहना चाहिए, गिवन दैट सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट अ 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ओके इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 2.2 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 10 टू द पावर -3 दिया हुआ है। ओके, सो सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्या दी हुई है, अभी यहाँ पे देखिए, अब गैस है ऊपर वाला, ये गैस यहाँ पे सोल्यूबल होगा है कि नहीं, अब सोल्यूबल होगा तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, यहाँ पर कितना इसका अमाउंट है, यहाँ पर इसका कितना अमाउंट है। ओके, सो सोल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है कि नहीं। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ओके, इसके कारण 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आप देख सकते हैं इसकी सोल्युबिलिटी कितनी है 2.2। ओके, तो सोल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी इंटू KH है कि नहीं, सोल्युबिलिटी इंटू KH हम निकालते हैं। ओके, सो अब हमें क्या देखना है, अब हमें इससे क्या निकाल लेंगे, हम KH निकाल लेंगे। ओके, बाद में ये KH को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम हमें क्या पूछा गया है, अभी एटलीस्ट इतना कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए, यानी कि क्या इतनी सोल्युबिलिटी लाने के लिए नेक्स्ट हमें प्रेशर कितना चाहिए। ओके, उसका प्रेशर कितना चाहिए, ओके पार्शियल प्रेशर। अभी हम इसको कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि प्रेशर 1 है, 1 एटमॉस्फेयर है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ KH निकाल लेंगे। सो सोल्युबिलिटी इज ऑलवेज KH इंटू उसका प्रेशर कितना रहता है, इससे हम क्या निकालते हैं सोल्युबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट क्या है इसके बाद, अभी इसके बाद क्या करेंगे हम, पहले तो ये जो आप देख रहे होंगे 1 एटमॉस्फेयर के टर्म में। ओके, 1 एटमॉस्फेयर अगर हुआ तो इसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, इसकी सोल्युबिलिटी है 2.2 इंटू 10 टू पावर -3 मोल्स। ओके, सो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर -3। ओके, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, KH निकाल लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि एटलीस्ट 3.8 के लिए प्रेशर कितना चाहिए, अगर 3.8 हो, अगर इतनी सोल्युबिलिटी अगर चाहिए होती है हमें ओके मिलीग्राम में, सो 10 टू पावर -3। ओके, सो 10 टू पावर -3 इतनी में अगर सोल्युबिलिटी चाहिए होती तो इसके लिए प्रेशर कितना चाहिए। ओके, सो सोल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू KH इंटू क्या प्रेशर, ओके PO2। अब यहाँ पे KH आपने किससे निकाल लिया, पहले वाले से यानी कि क्या S की वैल्यू कितनी थी वहाँ पे 2.2 इंटू 10 टू पावर -3। ओके, एंड प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, वो आपने वहाँ से KH निकाल लिया। अब KH यहाँ पे पुट कर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू 0.05397। ओके, इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गए, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था। नेक्स्ट बता, क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड इन वाटर। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेचर के कारण सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड की सोल्युबिलिटी कैसे चेंज होती रहती है आपको बताना है। गिव विद एग्जांपल, आपको एग्जांपल देना है। एक्चुअल में क्या होता है, ओके इसके लिए आपको 2 पॉइंट क्लियर करने। सबसे पहले सोल्युबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम, इसमें यानी कि मैक्सिमम कंडीशन में आपको सोल्युबिलिटी कैसे दिखेंगी, मैक्सिमम टर्म में आपको सोल्युबिलिटी इस तरह से दिखेगी, सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड ओके इन अ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, सो आप देख सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये तो हमें पता है। जनरली यानी कि ऐसे होता है, जनरली राइज इन द टेम्परेचर इंक्रीज इन द सोल्युबिलिटी, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती रहती है। ओके, आप देख सकते हैं जैसे कि शुगर केन है। ओके, अगर आप देखें तो जो शुगर है उसको अगर हमने एज अ शुगर का अगर हमने शरबत बनाया और शुगर से हमने चाय बनाई, तो चाय देखते चाय ज़्यादा यानी कि चाय में क्या होता है, शुगर पूरी की पूरी डिजोल्व होती है। ओके, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। सो जनरली ये ऐसा होता है ड्यू टू द एक्सपांशन ओके ऑफ द होल और एम्प्टी स्पेसेज इन द लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, यानी कि क्या सोल्युबिलिटी क्यों बढ़ती रहती है, क्योंकि लिक्विड में उतनी जगह क्रिएट होती रहती है। ओके, सो जनरली 10 डिग्री से जैसे राइज होता है वैसे जनरली 10 डिग्री राइज इन अ टेम्परेचर द इंक्रीजेज द सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड फोल्ड्स, यानी कि क्या वो 2 टाइम्स होती रहती है। ओके, वो क्या रहती है 10 डिग्री से अगर गया तो 10 डिग्री अगर हुई तो उसकी सोल्युबिलिटी 2 टाइम्स से ज़्यादा होती है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि कोई सम एग्जाम्पल है। ओके, दे आर द सम एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं गिव एग्जाम्पल बोला था है कि नहीं,
गिव एग्जांपल बोला था, इसमें आपको देख सकते KNO3 एंड NaNO3 ये क्या है, दोनों भी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, यानी कि क्या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बट आपको देर आर सर्टन रीजन्स, ओके, आप देर आर सर्टन एग्जाम्पल आप देख सकते KCl एंड NaCl, इसकी सोल्युबिलिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ओके, इसकी सोल्युबिलिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, इसकी टेम्परेचर से साथ वैसे वैसे यानी कि क्या कम ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें उसकी सोल्युबिलिटी में। बट इसके बाद नेक्स्ट है Na2SO4, ओके, Na2SO4 के साथ कैसा होता है, इट जनरली इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, यानी कि उसकी सोल्युबिलिटी पहले बढ़ती है एंड देन डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके। सो ये थे इसके एग्जाम्पल कुछ, ओके, क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट कर सकते। नेक्स्ट है इसके बाद डिफाइन, ओके, डिफाइन करने को बोला है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, ये आपका क्वेश्चन प्रोबेबली 3 मार्क्स के लिए था, ओके, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ऑस्मोटिक प्रेशर और व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को पूछा है आपसे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ओके। अब ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि क्या, अब देखिए तो सॉल्यूशन है, ओके, अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से यहां से वहां जाने के लिए, ओके, सॉल्यूशन है, ओके, 2 सॉल्यूशन अगर लिया हमने, इसमें क्या है सोल्यूट है, ओके, इसमें क्या है सोल्यूट है, ओके। तो अब यहाँ नेक्स्ट सॉल्यूशन को आने के लिए यहां से अगर नेक्स्ट सॉल्यूशन अगर यहाँ डालना है हमें, ओके, इसमें अगर हमने नेक्स्ट सॉल्यूशन डालना है तो इस नेक्स्ट सॉल्यूशन को हम कितना प्रेशर लगाया, ओके, इस नेक्स्ट सॉल्यूशन के यहां से आएगा, ओके, तो इसमें अगर हमको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ये नहीं आएगा, ओके, ये नहीं आ सकता, तो उसे क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको एकदम आइडिया क्लियर करके दे रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या, द एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर, ओके, एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर रिक्वायर्ड टू मेक द आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ द 2 सॉल्यूशन, ओके, यानी कि 2 सॉल्यूशन को आइसोटोनिक करने के लिए आपको कितना ऊपर से आपको प्रेशर लगाना है, उसे क्या कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। सो आपको अगर बुक लैंग्वेज में कैसे लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव मैकेनिकल प्रेशर रिक्वायर्ड टू अप्लाइड टू सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन के ऊपर हमें लगाना पड़ेगा इसको, सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ओके, यानी कि क्या, अगर ये यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे एक इसमें सॉल्यूशन है, दूसरे इसमें क्या है प्योर सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी उसको सेपरेट किया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ओके, रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। क्यों, आप यहाँ पे क्यों कह सकते, अब यहाँ पे एक देखिए वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है कम है, यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा है, सो वाटर यहाँ से यहाँ घुसेगा। अब इस वाटर को रोकने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे क्या कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल लैंग्वेज में, ओके। सो आपको सॉल्यूशन के ऊपर एक्सेसिव मैकेनिक प्रेशर लगाना पड़ेगा और जो कि सेपरेटेड है किसके साथ, प्योर सॉल्वेंट से, ओके, प्योर सॉल्वेंट से वो क्या है सेपरेटेड है टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस यानी क्या, ऑस्मोसिस यानी द मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर, उसे क्या कहते हैं हम ऑस्मोसिस, ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर जो कोई भी सॉल्वेंट होगा उसका फ्री पैसेज, ओके। यहां पर क्या है बाद में द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर, ओके, ज्यादा कुछ नहीं है। सो आप देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये क्लियर हो गया आपका, ओके। क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सेसिव प्रेशर लगाना पड़ेगा किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, कौन सा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन किसके साथ अटैच है, विथ अ प्योर सॉल्यूशन, ओके, सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, किसके लिए, फॉर व्हाट, फॉर डोंट अलो द ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ओके, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ओके, क्लियर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है अब, ओके, तो आप इसके डायग्राम देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूशन है, ओके। अब इसके ऊपर आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वाटर यहाँ से यहाँ घुसेगा, क्यों घुसेगा, या क्योंकि यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वाटर यहाँ से यहाँ घुसने का ट्राई करेगा, बट यहाँ पर अगर हमने इसका प्रेशर पहले से ही बढ़ा दिया, ओके, तो वाटर यहाँ से आएगा क्या, नहीं आएगा, ओके। सो उससे हम ये क्या, इससे उसे हम ये क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादा प्रेशर लगा, ओके, अगर ज्यादा प्रेशर लगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगा, है कि नहीं। अगर देखिए
यहाँ पर अगर प्रेशर आपको ज्यादा लगाना पड़ा तो आप ये कह सकते कि ये सोल्यूशन कैसा है, हाईली कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। जब प्रेशर ज्यादा लगा तो हाईली कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर से हम क्या क्या बता सकते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, है कि नहीं, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है अमाउंट के ऊपर। यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है, फिर अमाउंट के ऊपर, है कि नहीं। सो इससे क्या कह सकते हैं हम, ऑस्मेटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप, आपको अगर लिखना पड़ा तो। ओके, एक्सप्लेनेशन कैसे देखिए, आपको क्या करना है, कंसीडर। ओके, ये भी नहीं किया तो भी चलता, आपको जो डायग्राम दिए हुए उस तरह से किए कर सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, या फिर जो मैंने पहले वाला बताया था इस तरह से। ओके, या एक इसमें क्या लिया हमने, एक इसमें लिया हमने सॉल्यूशन, उसको सेपरेट कर दिया प्योर सॉल्यूशन से बाय द सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पर क्या है, प्योर वाटर। ओके, यहाँ पर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये क्या है, क्लोज है। ओके, यहाँ पर आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, इस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए। ओके, सो आपको एकदम प्योर एक्सप्लेन होगा। ओके, देख सकते हैं आप इसका भी आंसर अकॉर्डिंग टू द लास्ट डायग्राम। ओके, अकॉर्डिंग टू द लास्ट डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपको दिया हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, 0.15 मोलेलिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन किसका बनाया हमने, KCl का, विल बी फ्रीजेज एट द 0.210। सो 210 नहीं है, यहाँ पे 510 है। ओके, सो 510 है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये 510 है, 510। ओके, सो 510 क्या है, इसका आंसर है, सॉरी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 510 है। सो माइनस 0.510 पर क्या हो रहा है, ये फ्रीज हो रहा है। कैलकुलेट करने को बोला है आपको, आई का कैलकुलेट करने को बोला है। एंड ऑस्मेटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एज्यूम दैट, ओके, एज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू द वाटर। ओके, आपको जितना वॉल्यूम दिया हो वो आपको, यानी कि उतने ही वॉल्यूम में आपको पूछा गया है। ओके, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये दो टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले क्या है, KF। ओके, KF सॉरी डेल्टा KF, डेल्टा TF, यानी क्या, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन। अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ, उससे आप क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। ओके, क्योंकि सभी वैल्यू दी हुई है। बाद में इस आई को आपको ऑस्मेटिक प्रेशर में पुट करना पड़ेगा। ओके, एंड उसका आपका आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता है डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। ओके, डेल्टा TF कितना है यहाँ पे, 0 माइनस 0.510, यानी कि क्या, डिप्रेशन कितना हो गया फिर 0.510 केल्विन में क्या हो गया, इसका क्या हो गया, अपना डिप्रेशन हो गया। अब डिप्रेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा KF इंटू आई इंटू एम, है कि नहीं, यानी कि मोलैलिटी इंटू आई, ये आ गया। आई क्यों आया, क्योंकि ये KCl सोल्यूशन है, यानी कि आयनिक सोल्यूशन है। सो आयनिक सोल्यूशन में आई हमेशा आता है। सो इसमें KF की वैल्यू आपको पता नहीं है। सो आपको एक ध्यान में रखना होगा कि KF जो रहता है वाटर के लिए वो आपका रहता है 1.86, ये ध्यान में रखना होगा। एंड KB जो यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट रहता है वो रहता है 0.52। ओके, 0.52 इस तरह से। ओके, तो आपको क्या करना है फिर भाई, इससे आपको आई मिल गया, क्योंकि आपके पास क्या है, डेल्टा TF है। ओके, ये भी चीज है आपके पास, ये भी चीज है। सो इससे आपको क्या मिल गया, आई मिल गया। अब आई तो मिल गया, अब आई का यूज करेंगे हम पाई के लिए, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए। सो ऑस्मेटिक प्रेशर पाई विल बी इक्वल टू ICRT, है कि नहीं। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 8.314। टी टेम्परेचर, यानी कितनी टेम्परेचर बोला है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। ओके, 273 केल्विन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी कॉन्सेंट्रेशन आपको बोला है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये समझना होगा, जितना कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन के जितनी वाटर के साथ क्या होता है, 0.15 मोलैरिटी है। ओके, ये मोलैरिटी नहीं है कि नहीं। अब मोलैरिटी नहीं है, फिर भी ये कॉन्सेंट्रेशन तो है ही कि नहीं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन तो है ही ना, ये मोलैरिटी दिख रही है, ये कॉन्सेंट्रेशन है ही ना, यानी कि आप कॉन्सेंट्रेशन भी कौन से भी ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, कॉन्सेंट्रेशन कौन सा भी ले सकते, ये ग्राम पर लीटर में भी हो सकता है या फिर किसी में भी हो सकता है। ओके, सो आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है उसको आपको डायरेक्ट लेना है, यानी कि 0.15, बाद में इसका आई से मल्टीप्लाई कर देना, बाद में 8.314 इंटू 273 केल्विन, इससे अगर आपने मल्टीप्लाई करके आपको मिल गया तो आपको आंसर मिल जाएगा 6.143। ओके, सो 6.143 ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद का क्वेश्चन, सिमिलर इसके ऊपर है, ऑस्मेटिक प्रेशर के ऊपर। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द CaCl2 एंड यूरिया ऑफ अ सेम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ऑस्मेटिक प्रेशर दिया हुआ है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, ओके, वो क्या है,
एट अ टेम्परेचर आर सिमिलर, ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है CaCl2 का 0.605 एंड यूरिया के लिए क्या दिया हुआ है 0.245। ओके, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ द CaCl2, यानी वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ द CaCl2 आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो आपको पता है वेंट ऑफ फैक्टर के, सबसे पहले आपको तो ये पता है कि पाई, यानी कि क्या, जो पाई दिया होता है वो कैसे दिया होता है ICRT, है कि नहीं। अब भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई 1 विल बी इक्वल टू C1, ओके, I1RT, ओके, एंड इसमें नेक्स्ट है टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, पाई 2 I2 C2RT, है कि नहीं। अब यूरिया क्या है, ये एक यूरिया आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या रहती है 1 ही रहती है। ओके, सो आप लिख सकते हैं फॉर यूरिया वेंटर फैक्टर इज 1 बिकॉज इट इज नॉट आयनिक, ओके, बट अपना CaCl2 क्या है आयनिक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे फिर बाद में, ये जो दोनों वैल्यू लिख दी, ओके ओके, पाई 1 लिख दिया आपने किसके लिए CaCl2 के लिए, ओके, सो इससे पाई 1 के लिए CaCl2, ओके, सो आपने क्या कर दिया पाई 1 के लिए CaCl2 के लिए, ओके, नेक्स्ट है यूरिया के लिए पाई 2 लिख दिया, ओके। अब पाई 1 तो हमें पता है 0.605 विल बी इक्वल टू I1C1RT, ओके। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम है, बट सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा फिर I1 आएगा, सो I1, ओके। नेक्स्ट बताया हो आपने क्या बताया था, नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द यूरिया, वो कितना है 0.245, ओके। इसका I2, इसके I की वैल्यू कितनी है I2 विल बी इक्वल टू 1, ओके। अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.75 2.47। सो आपका वेंटर फैक्टर कैसे निकाल सकता है, आपको क्लियर हो गया। ओके, आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, जो दी वैल्यूज दी हुई है उसको आपको बैलेंस करना है दोनों तरीके से, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पूछा गया था, हाउ कैन द प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर। ओके, सो सी वाटर से हम प्योर वाटर कैसे निकालेंगे। ओके, तो आपने रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि क्या आरओ, हम जो कहते हैं आरओ प्यूरिफाइड वाटर, ओके, सो इज नथिंग बट द रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर। ओके, सो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर कैसे डिफाइन करना पड़ेगा। सो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करना पड़ेगा, व्हेन द फिनोमिनन, ओके, फिनोमिनन ऑफ द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, लाइक वाटर अंडर द हाई प्रेशर फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड aqueous solution like sea water, okay, if to the pure water, okay, through the semi-permeable membrane is called as reverse osmosis। उसे क्या कहते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। किसे कहते हैं, when the phenomenon in which the solvent, okay, water, solvent of the water, okay, जिस तरह से हमने, अगर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि लेट कंसिडर द वाटर, ओके, आपने क्या कर दी, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी, बट एक्सप्लेनेशन से पहले एक थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ, ओके, यानी कि आपको डेफिनेशन लिख पाएंगे बट आपको ये आंसर में बाद में लिखना है। ओके, सबसे पहले क्या किया आपको, लिक्विड कंटेनिंग, ओके, एक कंटेनर लिया, उसमें क्या लिया, वन ऑफ द लिक्विड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड लिया इन ए चैम्बर, ओके, एंड बी चैम्बर में क्या लिया, प्योर वाटर, ओके, बोथ आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, इस तरह से आपने लिख दिया। ओके, सो दिस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाटर लेट द सी वाटर, ओके, एंड दिस वाटर लेट द प्योर वाटर, अब क्या होगा, अब ये तो हमें पता है यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ओके, एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विल बी अलो द ओनली सॉल्वेंट, ओके, यहाँ से यहाँ मूव करेगा। बट अगर हमने यहाँ से प्रेशर लगा दिया, यानी कि क्या, द प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, प्रेशर लगा दिया, सिंपली भी यहाँ पे प्रेशर लगा दिया, तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू the pressure required, okay, the external pressure, mechanical pressure required to stop this flow, okay, कौन सा flow, the flow of water from the pure solution to the from the pure water to the solution, okay, through the semi permeable membrane is called as osmotic pressure। okay, ये आपका क्लियर हो गया, इस तरह से आप लिख देंगे। ओके, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाएंगे तब क्या होगा, तब ये होगा, the water will from the solution will, okay, will form reverse its direction of osmosis, okay, and goes from the high concentration of water to the low concentration of water, okay, so high concentration of the solution to the low concentration of the solution, okay, यानी कि
आप देखेंगे फिनोमिनन ऑफ द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट का पैसेज का फिनोमिनन इन लाइक वाटर। ओके ओके, उसमें का अगर सॉलिड कौन सा भी है, ओके, उसका पैसेज का उसका फिनोमिनन है कौन सा, हाई प्रेशर से, ओके, अंडर हाई प्रेशर, जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, ओके, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते ओवर ऑस्मेटिक प्रेशर, ओके, ओवर ऑस्मेटिक प्रेशर, इस तरह से आप ब्रैकेट में लिख सकते। फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, जो कोई सोल्यूशन था कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, टू द सोल्यूशन कंटेनिंग वाटर, ओके, टू द प्योर वाटर, इसे क्या कहते हैं हम, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब क्या कहा यहाँ पे देखिए, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सी वाटर इज अबाउट 13 एटमॉस्फेयर, यानी क्या 13 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको एक्सटर्नल से लगाना पड़ेगा। ये दोनों सोल्यूशन को आपको एक साथ अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर कनेक्ट कर दिया होता तो। ओके, hence when the pressure more than, okay, so when the pressure is more than 30 atmosphere is applied to the solution, okay, then it will stop osmosis, यहाँ से आपका osmosis stop हो जाएगा and follow the reverse osmosis, and वहां से क्या हो जाएगा, reverse osmosis start हो जाएगा। hence अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर का प्योर, सिर्फ यहाँ पर का क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमने सी वाटर लिया था, ओके, सी वाटर लिया था, उसमें क्या थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट थे। अब सी वाटर में उस वाटर में क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट है। अब यहाँ से सिर्फ क्या जाएगा, फिर यहाँ से सिर्फ क्या जाएगा, वाटर ही जाएगा, यानी कि क्या, प्योर वाटर से, प्योर सी वाटर से हमने क्या, यानी कि सी वाटर से हमने क्या कर दिया, वाटर सिर्फ बाहर निकाल दिया, तो वहां पे क्या रह जाएगा, फिर वहां पे रहेगा हमारा साल्टी। ओके, सो हमने क्या कर दिया, सी वाटर से वाटर निकालकर प्योर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो उसे क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, इससे क्या होता है कि आपको आप निकाल सकते हैं सी वाटर का, हम यूज कर सकते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज और एनी पर्पज। ओके, क्लियर हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, आपको देख सकते हैं यहाँ पे फॉर दिस पर्पज सुटेबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी चाहिए। ओके, यहाँ पर सुटेबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी चाहिए होती है। ओके, विच कैन बी विस्टैंड टू द हाई कंडीशन, ओके, ओवर द लॉन्ग पीरियड। अगर आप देखें, अगर प्रेशर अगर ज़्यादा लगा दिया तो वो मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो सकती है, बट यानी कि अच्छी वाली आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी। ओके, दिस मेथड इज सक्सेसफुली, ओके, ये मेथड किसने करी थी, फ्लोरिडा में हुई थी, प्रोड्यूसिंग द मोर देन 10 मिलियन लीटर ऑफ द वाटर, 10 × 10⁶ लीटर। ओके, इतना बड़ा वाटर हमने तैयार कर लिया था, कहाँ पे, फ्लोरिडा में। ओके ओके, क्लियर हो गया आपका ऑस्मोसिस। नेक्स्ट था इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। ओके, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे यहाँ से स्टार्ट हुए थे, 15, 16 एंड 17। ओके, ये थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, यहाँ से सबसे पहले पूछा गया था 15 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म। आपको सिर्फ टर्म एक्सप्लेन करने को बोला है। ओके, रिलेटिव, ओके, टर्म यानी कि सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ डेफिनेशन बोली हुई है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, रिलेटिव वेपर प्रेशर। रिलेटिव यानी क्या, कोई ना कोई होना चाहिए। ओके, रिलेटिव यानी क्या, विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। ओके, रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। सो रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ये है कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्योर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, रिलेटिव वेपर प्रेशर यानी क्या, ओके, अगर वो वोलेटाइल लिक्विड है, ओके, अगर वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन में जब होता है उसका प्रेशर, ओके, जिस तरह से हमने पार्शियल प्रेशर देखा था ना राउस लॉ के लिए, उसी तरह से ये वाला, ओके, जो प्रेशर है, ओके, जो कोई भी प्रेशर है, जो कोई भी सोल्यूट है, वोलेटाइल सोल्यूट, उसका प्रेशर इन द सोल्यूट, ओके, उसका प्रेशर इन द सॉल्यूशन टू द प्योर फॉर्म ऑफ द, ओके, टू द प्रेशर ऑफ द प्योर इन द प्योर फॉर्म। ओके, जब उसका प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर होगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद से लिखा हुआ है, इफ द P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। ओके, प्योर लिक्विड और कौन सा भी लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। ओके, एंड P0 द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जब ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब हमें तो पता है जब कभी भी हमें ये पता है कि जब कभी भी उसका सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ओके, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कहते हैं। ये फिनोमेना आपने पढ़ा होगा। ओके, अगर नहीं पढ़ा तो आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसमें यही दिया हुआ है। ओके, वहां पर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो यहाँ आप देखिए, यानी कि क्या, जब कभी भी इसका सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, वो जो कम हुआ प्रेशर, यानी कि क्या, जब कम हो गया प्रेशर कम हो गया, तो वो वाला प्रेशर अपॉन उसका प्योर फॉर्म ऑफ द प्रेशर, ओके,
उसे क्या कहते हैं हम, रिलेटिव वेपर प्रेशर। ओके, रिलेटिव वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P अपॉन P नॉट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है इसके बाद लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का लोअरिंग, आपको लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर कैसा है, जिस तरह से मैंने बताया, आपको ये बताया कि P एंड P1 नॉट, P नॉट यानी कि क्या, प्योर फॉर्म में, P यानी कि क्या, अब जब ये सॉल्यूशन में फॉर्म होगा। ओके, अब यहाँ पे जो P दिया हुआ है ये कैसा रहता है, कम रहता है P नॉट से। ओके, P नॉट से ये क्या रहता है, कम रहता है। अब ये क्यों कम रहता है, ये हमें देखना है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ओके, ये आपको पूछा गया था, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ओके, जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अब जब कभी भी हमने एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, ओके, जब कभी भी हमने प्योर सॉल्वेंट अगर हमने ऐड किया, ओके, यहाँ पर क्या था, एक प्योर सॉल्वेंट था, उसमें क्या कर दिया हमने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। ओके, सो वोलेटाइल सोल्यूट, जब वोलेटाइल सोल्यूट कहाँ पे चाहिए, राउल्ट्स लॉ में, बट यहाँ पे क्या चाहिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, यहाँ पर हमने सोल्यूट डाल दिया। अब उससे क्या होता है, ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसके ऊपर, अब ऊपर वाला सरफेस अगर देखा आपने, उसके ऊपर क्या रहता, पहले तो पूरे के पूरे क्या रहते, उसके मॉलिक्यूल थे। ओके, आपको समझ रहा है क्या, आप देखिए यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको सोल्यूशन तैयार करना है। उससे पहले, सोल्यूशन से पहले यहाँ पर हमने क्या लिया था, प्योर सोल्यूट लिया था, प्योर सॉल्वेंट लिया था। ओके, प्योर सॉल्वेंट लिया था। अब यहाँ पर उसके ही मॉलिक्यूल हो गए। ओके, उसके ही मॉलिक्यूल हो गए। अब यहाँ पर अगर उसके ही मॉलिक्यूल हो गए तो ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल एयर में जाएंगे और वहां पर के मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे, है कि नहीं। ये क्या, यानी कि वेपराइजेशन की प्रोसेस, जो हम कहे थे वेपराइजेशन प्रोसेस, यानी क्या, वो वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 10 के 10 मॉलिक्यूल थे, अगर ऊपर सरफेस पर 10 मॉलिक्यूल थे, तो 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या करते, वेपराइजेशन के प्रोसेस में पार्ट लेते, है कि नहीं। यानी कि 10 के 10 से जितने भी मॉलिक्यूल थे, ओके, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स क्या होके फिर वेपर फॉर्म करते, यानी कि 10 मॉलिक्यूल, सपोज यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल क्या करे, वेपर फॉर्म करे। अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने, नेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया हमने सोल्यूट। ओके, उसमें क्या कर दिया हमने, सोल्यूट डाल दिया और इसका सोल्यूशन तैयार कर दिया। अब जब कभी भी इसमें सोल्यूट डाला तो आप देखेंगे कि आपको क्या हो गया, आपके जो ऊपर की लेयर थी उसमें क्या थे, पहले क्या थे, पूरे के पूरे सोल्यूट थे। ओके, पूरे के पूरे सॉल्वेंट थे, सॉरी, पूरे के पूरे सॉल्वेंट थे। अब वहां पे क्या हो गया, बीच बीच में क्या आ गए, सोल्यूट आ गए बीच बीच में, आपको जो डार्क कलर में दिख रहे, ओके, डार्क कलर में जो दिख रही है वहां पर क्या हो गए, फिर बीच बीच में क्या आ गए, सोल्यूट। ओके, सोल्यूट के पार्टिकल आ गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, नेक्स्ट टाइम अब इस सॉल्यूशन को, ओके, नेक्स्ट टाइम अब इसका वेपराइजेशन करने के लिए कितने मॉलिक्यूल बचे, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बचे सपोज। ओके, सो आप देखिए, अगर 6 मॉलिक्यूल बचे, अगर 10 मॉलिक्यूल होते तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहता, ज्यादा रहता। ओके, उसके वेपर ज्यादा फॉर्म होते, और यहाँ पे 6 वेपर फॉर्म हो गए। ओके, 6 अगर मॉलिक्यूल अगर एयर में गए तो वो वेपर्स कितने तैयार करेंगे, 6, यानी कि क्या, उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो इसी यानी कि क्या, सॉल्यूशन ऐड होने के कारण क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, ओके, ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन का क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ओके, क्लियर है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने लिखा कैसे है, जब कभी भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, ओके, इज सोल्यूट, ओके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यहाँ पे चाहिए, इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, देन द सरफेस एरिया कवर्ड बाय द सोल्यूट मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। ओके, यानी कि जो पहला वाला था उसमें क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन द रेट ऑफ इवापोरेशन, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। रेट ऑफ द इवापोरेशन ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ये एक से एक दो से चीजें रिलेटेड करके देखिए, आप खुद से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके बाद दिस डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। इसे ही क्या कहते हैं हम, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ओके, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये कैसे है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये डिपेंड प्रोपोर्शन रहता है, किसके प्रोपोर्शन, ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एडेड। ओके, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट एडेड। ओके, यानी कि कितने अमाउंट में आपने सोल्यूट डाला, ओके, उसके ऊपर डिपेंड रहती है। अगर ज्यादा अमाउंट में अगर सोल्यूट डाला तो क्या हो जाएगा, वो उसका यानी कि उसके कारण वेपर प्रेशर क्या रह जाएगा, कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं। ओके, तो इसके यानी कि क्या, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड रहता है। जो वेरी फर्स्ट एमसीक्यू था उसमें जो वेपर प्रेशर लिखा होता है कि नहीं, बट वो वहाँ पे लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर चाहिए था, ये मैंने बताया होता आपको। ओके, सो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट अ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ओके, रिलेटिव कितना हो गया, रिलेटिव यानी कि क्या, आप देखिए, रिलेटिव यानी कि क्या, किसी के विथ रिस्पेक्ट में। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या देखा था,
रिलेटिव वेपर प्रेशर देखा था। रिलेटिव वेपर प्रेशर यानी क्या, विथ अ प्योर फॉर्म, ओके, उसका प्रेशर कितना है। देखा था हमने लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी क्या, जब इसका प्योर फॉर्म में P0 होगा, ओके ओके, प्योर फॉर्म में अगर आप देखें इसके तो पीछे वाला, ओके, पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर प्योर फॉर्म में P0 है, ओके, नेक्स्ट में P है सॉल्यूशन का, प्योर फॉर्म में है P0 एंड P है सॉल्यूशन का। सो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कितना हो गया, P0 माइनस P, ओके, P0 माइनस P क्या हो गया, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ओके, ये क्लियर हो गया। अब बाद में आपको क्या पूछा गया यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। सबसे पहले रिलेटिव किससे रिलेट करना है हमें, P0 से, ओके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। जिस तरह से वेपर प्रेशर रिलेटिव वेपर प्रेशर था, रिलेटिव वेपर प्रेशर के वक्त हमने क्या लिखा था, P0 और P अपन P1 नॉट। अब यहाँ पे एक लोअर वाला लिखना होगा, यहाँ पे ऊपर वाली क्या लिखने की वाली, लोअर हुई, लोअर कितनी हो गई, P0 माइनस P, ओके। सो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर यानी क्या, ओके, सो लोअर वेपर प्रेशर, ओके, लोअर यानी कि क्या, कम हुआ प्रेशर, ओके, अपॉन प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर है, ओके, उसे क्या कहते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज, अगर हमने देखा P0 एंड P रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड क्या है P0, सॉल्यूशन क्या है P, ओके। सो इसका प्रेशर कितना किसने से कम हुआ, ओके, लोअर कितना होगा, P माइनस P0, ये हो गया P0 माइनस P हो गया लोअर वेपर प्रेशर, एंड रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर क्या हो गया फिर उसका P0 से, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ओके। ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए मुझे लगता है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर था 16, जिसका नाम था एक्सप्लेन द वेरिएशन, ओके, वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द लिक्विड मिक्सचर, ओके। यानी कि क्या, वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता रहता है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, मोल फ्रैक्शन यानी क्या, गिवन मोल्स, ओके, अपॉन टोटल मोल्स, ओके, N1 प्लस L2, इसे क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, ओके। इसके साथ इन द ऑपोजिट सोल्यूट, किसका, सोल्यूट जो ऊपर से डालता है, ओके, उसका प्रेशर हमें चेंज देखना है, ओके, उसका प्रेशर किस तरह से चेंज होता है ये हमें देखना है, ओके। सबसे पहले क्या कंसीडर करें A एंड B, ओके, कंसीडर करें A एंड B, इसका मोल फ्रैक्शन कितना X1 एंड X2 है, ओके, इसका प्योर फॉर्म में P1 नॉट है, ओके, इसका प्योर फॉर्म में P2 नॉट है, ओके। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखना है हमें। सो राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ सेड दैट द वेपर प्रेशर, ओके, राउल्स लॉ का आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे राउल्स लॉ आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय राउल्स लॉ, ओके, वो किससे दिया होता है, राउल्स लॉ दिया होता है। इट स्टेट दैट, ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट द प्रेशर, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या, प्रोडक्ट ऑफ द प्योर फॉर्म, प्योर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म टू द मोल फ्रैक्शन, ओके, टू द मोल फ्रैक्शन x, ओके, टू द मोल फ्रैक्शन x, यानी कि क्या, ये आपको पहले डिफाइन कर देना है, यानी कि प्योर जब इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ओके, उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा P1 नॉट एंड x, ओके। अब यहाँ पे जो x है ये कितना है, 0 है कि नहीं, 0 पॉइंट में आता है। मैंने पहले बताया कि जो मोल फ्रैक्शन रहता है वो किस में रहता है, 0 पॉइंट में रहता है, ओके। यानी कि जो कोई भी प्योर प्रेशर है उसको अगर हमने 0 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो हमें तो ये पता है कि प्योर फॉर्म से जो कोई भी सॉल्यूशन रहता है उसका प्रेशर क्या हो गया, कम रहता है। यानी कि आपको अगर एन टाइम पर आपको पता नहीं चला कि P1 नॉट और P नॉट किधर है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं कि जो प्योर फॉर्म में प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ओके, एंड जो सॉल्यूशन का प्रेशर रहता है वो कम रहता है। अब मोल फ्रैक्शन के किस में रहता है, 0 पॉइंट में रहता है, ओके, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर कैसे आ जाएगा, यानी कि आपका फार्मूला आ जाएगा, ओके। सो राउल्स लॉ से आप देख सकते हैं, ये आपको लिख सकते हैं, ओके। सो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा फिर, P1 नॉट एंड P2 नॉट, यानी कि पार्शियल प्रेशर एडिशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कभी भी ये जो ग्राफ दिख रहा है इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, ओके। आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ओके। अगर यहाँ पे देखे तो P1 नॉट है, ओके, P1 नॉट यानी क्या, ए कंपोनेंट है, उसका अगर x की वैल्यू अगर पूरी की पूरी 1 होती, ओके, x की वैल्यू अगर पूरी की पूरी 1 होती, यानी कि क्या, अगर उसमें सिर्फ x ही होता, ओके, उसमें सिर्फ a ही होता, तो प्रेशर कितना रहता फिर, ओके, वो प्रेशर कितना रहता, P1 नॉट इंटू x1,
यानी क्या, सिर्फ P1 नॉट। ओके, यानी कि वो प्योर फॉर्म में है, उसका मिक्सचर ही नहीं है। ओके, जब मिक्सचर जब तैयार होता तभी क्या होता हमारा तैयार होता, यानी क्या, जब तक मिक्सचर तैयार नहीं होगा तब तक राउल्स लॉ नहीं लगेगा। ओके, उसमें मिक्सचर चाहिए क्योंकि उसमें कंपोनेंट आएंगे, उसका पार्शियल प्रेशर यानी क्या, आधा इसका आधा उसका आधा उसका। ओके, यानी कि मिक्सचर चाहिए। अगर यहाँ पे मिक्सचर नहीं होता, ओके, तो पूरा का पूरा प्रेशर किसका होता, फिर P1 सोल्यूशन जो हम सोल्यूट कहते, ओके, वो किसका होता, P1 नॉट। ओके, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रहती, वहां पे 1 रहती है कि नहीं, x1 की वैल्यू कितनी रहती, 1 रहती, यानी कि P विल बी P1 नॉट। ओके, अब देखिए x की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, P1 नॉट। ओके, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो उसकी वैल्यू क्या गई हमें, P1 नॉट मिल गई। ओके, नेक्स्ट अगर हमने देखा कि सिर्फ अगर P2, ओके, P2 यानी क्या, B का कंपोनेंट अगर वहां पे अकेला होता, यानी कि क्या, x पूरा का पूरा अगर B होता, ओके, तो x2 की वैल्यू कितनी रहती, 1, यानी कि उसका प्रेशर कितना रहता, फिर वहां पर का प्रेशर कितना रहता, P नॉट। ओके, सो P एंड P1 नॉट, आपको ये जो एंड है ये क्लियर हो गए। बाद में क्या होता, फिर ये कंपोनेंट यानी क्या मिक्स होते रहते। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो मिक्सचर आ गए, A एंड B का मिक्सचर आ गया। अब A एंड B का मिक्सचर आ गया तो उसका वेपराइजेशन एंड उसका वेपर प्रेशर जो कहते हैं वो क्या होता रहता है, कम ज्यादा होता रहेगा, है कि नहीं। यानी कि क्या, अगर आप देखें ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या हो रहा है, P1 नॉट कम होता जा रहा है। ओके, अब ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन में आप क्या देख रहे हैं, P1 नॉट की वैल्यू क्या होती रही है, कम होती रही है। कैसे कम होती रही है, आप देखिए x की वैल्यू क्या होती रही है, कम होती रही है। x की वैल्यू कम होती रही है। कैसे, x की वैल्यू 1 थी तो बाद में क्या हो गई, 0। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो आपकी वैल्यू P1 नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है कि नहीं। ये भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है ये वाली लाइन में देखिए, ये वाली लाइन में देख सकते हैं आप, P1 नॉट है, इसकी वैल्यू x2 की वैल्यू क्या होती रही है, कम होती रही है कि नहीं। यानी कि x2 की वैल्यू जब 0 हो गई तो उसका P2 प्रेशर कितना होगा, 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए P1 एंड P2 ये क्या है, आपके प्रेशर है, कब, जब ये दोनों भी प्रेजेंट है। ओके, P1 एंड P2 ये क्या है, जब ये दोनों भी मिक्सचर में प्रेजेंट है तब के प्रेशर है। ओके, सो P टोटल कितना हो गया फिर, P1 प्लस P2। ओके, P कितना हो गया फिर, P1 प्लस P2। ओके, क्लियर है। ओके, सो आप इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि P प्रेशर जो हम देखते हैं, टोटल प्रेशर P विल बी इक्वल टू P1 नॉट, है कि नहीं। सॉरी, जो इसमें आप एक्स्ट्रा कैसे लिख सकते हैं, ओके, इसमें क्या लिख सकते हैं, P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, है कि नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ P2। अब इसको आप आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप आगे लिख सकते हैं, P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, है कि नहीं, प्लस P2 नॉट इंटू x2, है कि नहीं, ये लिख सकते कि नहीं आप। अब आपको ये तो पता है x1 प्लस x2 ये कितने होते हैं, 1 होते हैं, है कि नहीं। मोल फ्रैक्शन की पूरी एडिशन वो कितनी रहती है, 1 रहती है। ये 0.4 रहा तो ये 0.6 रहेगा। ओके, तो आप इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं, 1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू x1। ओके, सो 1 माइनस x2 विल बी x1। सो आपने अगर P1 नॉट की जगह x1 नॉट की जगह आपने P1 1 माइनस x2 ये अगर आपने रख दिया, ओके, P2 इंटू P2 नॉट टू x2 ये अगर आपने रख दिया तो आपका जो फॉर्म है वो x2 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो x2 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि वो जो इक्वेशन है उसको आप एक्सपांड भी कर सकते हैं। ओके, बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसको एक्सपांड भी कर दिया तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं कैंसिल होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन एंड डिफाइन द टर्म वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसका टर्म डिफाइन करनी है, एंड व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी कि क्या। ओके, सबसे पहले आपको करना है वेपर प्रेशर। ओके, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर, ओके, प्रेशर क्रिएटेड बाय द वेपर ओवर द लिक्विड, ओके, ओवर द लिक्विड इज नथिंग बट वेपर प्रेशर। ओके, उसे क्या कहते हैं हम, वेपर प्रेशर कहते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। जो कोई भी लिक्विड है वो वेपर प्रेशर, उसको वेपर्स तैयार होनी चाहिए, यानी कि क्या, जो कोई भी लिक्विड लेंगे वो अगर वेपर ही फॉर्म नहीं करेगा तो उसके वेपर प्रेशर कैसे कंसीडर करेंगे, है कि नहीं। यानी कि वहां पे क्या होना चाहिए, उसके वेपर तैयार होनी चाहिए। यानी कि क्या, इफ अ वोलेटाइल लिक्विड इज प्लेस इन ओपन वेसल, ओके, अगर वेपर यानी कि जो लिक्विड लेना चाहिए वो कौन सा लेना चाहिए हमें, वो लेना चाहिए हमें वोलेटाइल लिक्विड। ओके, वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग 2 हमने क्या कर लिए, 2 बीकर्स ले लिए। ओके, वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग हमने 2 बीकर्स ले लिए, एक के ऊपर लीड रख दी एंड एक के ऊपर लीड नहीं रखी। ओके, एक के ऊपर लीड नहीं रखी। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इफ द वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्लेस्ड इन ओपन वेसल, ओके, द लिक्विड मॉलिक्यूल हैव द टेंडेंसी टू एक्सप्रेस, ओके, वो क्या करेगी, एक्सकेप होगी। कैसे, यहाँ पर के जो लेयर है ऊपर की लेयर वो क्या करेगी, वेपराइजेशन फॉर्म होगी, यानी कि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके,
और यहाँ से वो ऊपर ऊपर जाती रहेगी, है कि नहीं, वो यानी कि क्या ओपन टू द एयर ये जाती रहेंगी, ओके, और एयर में कहीं पे जाके मिक्स होगी, ओके। आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पे कि गैसियस स्टेट फॉर्मिंग एंड डिफ्यूजेज इनटू द सराउंडिंग में ये जलती जाएंगी। इफ द लिक्विड इज प्लेस इन अ क्लोज वेपर, ओके, जब यह इसको अपने क्लोज कंटेनर में लगा, ओके, वेसल में लगा, तो वेपर मॉलिक्यूल गेट अक्यूमुलेटेड, ये क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर एक्यूमुलेट हो गया तो आप देख सकते हैं ये क्या करेगा, फिर एक्यूमुलेट होने के कारण ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं। इसको क्या करना है, बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए ये लीड के ऊपर वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं। अगर इसके ऊपर अगर इसने प्रेशर लगाया तो प्रेशर यानी क्या, ओके, फोर्स लगाया, ओके, उसके ऊपर आपने क्या करा, आपने उसके ऊपर उस मॉलिक्यूल ने क्या कर लिया, फोर्स लगाया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। अब ये प्रेशर किससे क्रिएट हुआ है, ये प्रेशर किससे क्रिएट हुआ है, वेपर के कारण, है कि नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं इसे, वेपर प्रेशर, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, तो मॉलिक्यूल्स, वेपर मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यू इन द रैंडम मोशन, वो क्या रहते हैं, कंटिन्यू इन द रैंडम मोशन, कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ओके, इस तरह से चलता रहता है उसका, वो क्या रहता है कंटिन्यू उसका काम चलता रहता है, यानी कि वो रैंडमली मूव होती रहती है, ओके। जो डायग्राम है पीछे वाली, इसमें देख सकते हैं आप, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कैसे रहे, रैंडम डायरेक्शन में चलते रहते हैं। अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या हो रहे, लिक्विड में जाकर मिल रहे, ओके, कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड में जाकर मिल रहे, उसे क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन, है कि नहीं, उसे क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन, ओके। बट मैक्सिमम मॉलिक्यूल कहाँ पे कोलाइड हो रहे, वो ऊपर की लीड पे और साइड वाले कंटेनर पे, ओके। अब इस कंटेनर के ऊपर वो अगर हिट कर रहा है तो उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, प्रेशर कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, प्रेशर कर रहा है। अब जब ये उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, उस प्रेशर को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड व्हेन इट्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज, ओके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो लिक्विड होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कि क्या, वो कांस्टेंट इवापोरेशन एंड कांस्टेंट कंडेंसेशन, ये दोनों चीज एक साथ चलनी चाहिए, वो दोनों भी चीज इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो वो पूरा का पूरा वेपर फॉर्म नहीं करेगा, ओके। यानी कि जो हम प्रेशर निकालते हैं वो पूरा का पूरा नहीं रहेगा। अगर आपने लीड अगर जस्ट ओपन कर दिया, जस्ट 5 मिनट के लिए अगर ओपन कर दिया, उसके बाद भी अगर वो वेपर्स निकालता रहता है और पहला वेपर्स अगर निकाले उसके टाइम वेपर प्रेशर ये कम रहेगा, और नेक्स्ट टाइम वेपर ज्यादा निकाल रहा है तो उसके वक्त वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। यानी कि एट लिमिट उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, जब इसके वेपर प्रेशर यानी कि जब उसका वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन कंस्टिट्यूट हो गया, ओके। यानी कि वेपर प्रेशर में जब कभी भी उसका इक्विलिब्रियम होगा, किसके बीच में, कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन के बीच, जब इसका इक्विलिब्रियम होगा तब जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल के ऊपर वेपर प्रेशर, ओके, वेपर्स, ओके, उसे क्या कहते हैं हम, वेपर प्रेशर, ओके, उसे क्या कहते हैं हम, वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया। ये था हमारा सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर। इसमें आपको मैक्सिमम जो फोकस किया हुआ है वो किया हुआ है वेपर प्रेशर के ऊपर, ओके। क्योंकि ये जो कोरोना के पेंडेमिक की वजह से आपका जो सिलेबस कैंसिल हुआ था उसमें सिर्फ आपको वेपर प्रेशर के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया हुआ है, ओके। सो वेपर प्रेशर को ऊपर ही आपको फोकस क्यों किया हुआ है ये पता चल गया होगा, ओके। सो इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर होगा वो देखेंगे हम। सो नेक्स्ट बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, प्रिपेयर करके देखिए, और आप कमेंट में जितने मार्क्स आपको लग सकते हैं, ओके। सो उसमें से आप 4 मार्क्स माइनस करके आप कमेंट कर दीजिए, ओके। 4 मार्क्स माइनस करके कमेंट क्यों कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते मैं 4 मार्क्स अगर कम मिल गए तो आप नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा समझ सकते कि मैंने इससे ज्यादा लिख दूंगा, है कि नहीं, इस तरह से, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।